अगर किसी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप के पास सारी पावर आ जाए तो क्या होगा? क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस में वोटिंग करना है, या फिर पावर को डिवाइड करना भी इसका उतना ही बड़ा हिस्सा है? नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का ये सेशन पावर शेयरिंग के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल एक मूवी की तरह आपके सामने रख देगा। हम सीबीएसई क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का सबसे फाउंडेशनल चैप्टर शुरू कर रहे हैं और एंड तक बने रहना, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका की जो केस स्टडीज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसे क्लासरूम के बारे में जहां किसी एक मॉनिटर के पास एब्सोल्यूट पावर है। उस मॉनिटर को जो मर्जी आती है वो वही करता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्या ऐसी क्लास में बाकी बच्चे कभी खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। सेम यही एनालॉजी एक कंट्री पर भी फिट बैठती है। जब पावर सिर्फ एक इंसान या एक छोटे से ग्रुप के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो जाती है। वहां ऑपरेशन शुरू हो जाता है और लोगों की आवाज दबा दी जाती है। यहाँ एक रियल डिफरेंस समझना जरूरी है। एक तरफ होती है डिक्टेटरशिप, यानी वन मैन रूल, जहां कोई पावर शेयर नहीं करता, और दूसरी तरफ है अपनी डेमोक्रेसी। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस में एक वोट डाल देना नहीं होता। इसका सबसे बेसिक फाउंडेशन ही पावर शेयरिंग है। पावर को अलग अलग ऑर्गन्स और ग्रुप्स के बीच डिवाइड करना, उसको प्रॉपर्ली शेयर करना, यही तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की असली पहचान है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर पावर शेयरिंग इतनी डिजायरेबल क्यों है? बोर्ड्स में ये क्वेश्चन लिटरली बार बार आता है। इसके दो मेन रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल और मॉरल। प्रूडेंशियल रीजंस थोड़े प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि ये सोशल ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़े कम करते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं, देश स्मूथली चलता है। और दूसरा है मॉरल रीजन। इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, इट्स वेरी स्पिरिट। लोगों का ये हक बनता है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि आखिर उन पर रूल कैसे होगा। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना, क्या किसी एक इंसान को सारी पावर मिलनी चाहिए या नहीं? चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधा रियल वर्ल्ड स्टोरीज पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 1 करोड़ है, यानी अपने हरियाणा स्टेट के बिल्कुल बराबर। और इसके बॉर्डर्स टच करते हैं फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग को। काफी प्राइम लोकेशन है। अब बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग वलोनिया रीजन में थे जो फ्रेंच बोलते थे, और बाकी बचे हुए 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो नंबर्स बिल्कुल क्लियर है, राइट? पूरे देश में मेजॉरिटी डच बोलने वालों की थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वहां सिचुएशन एकदम ऑपोजिट थी। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे और सिर्फ 20% लोग डच स्पीकर्स। यानी जो कम्युनिटी पूरे देश में माइनॉरिटी थी, वो कैपिटल के अंदर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में बैठी थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच माइनॉरिटी काफी रिच और पावरफुल थी। उन्हें इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स पहले मिल गए थे, जबकि डच लोगों को ये सब बहुत बाद में मिला। इसी वजह से 1950s और 1960s के टाइम पर इन दोनों ग्रुप्स के बीच इंटेंस टेंशन और फ्रिक्शन शुरू हो गया। तो बेल्जियम ने इस मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने एक कमाल का अकोमोडेशन मॉडल बनाया जो सच में इंस्पायरिंग है। 1970 से लेकर 1993 के बीच वहां के लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1, 2 नहीं पूरे 4 बार अमेंड किया। उन्होंने रूल बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स की गिनती बिल्कुल इक्वल होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी ऑटोनॉमी दी गई, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थे। और ब्रसल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जहां दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। फ्रेंच वालों ने ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए मान लिया क्योंकि डच वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। एकदम विन विन सिचुएशन बन गई। और इन सब के अलावा एक चौथा स्टेप भी था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट था। ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही इलेक्ट करते हैं, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन। और इस गवर्नमेंट के पास प्योरली कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज पर पावर होती थी। इनका ये मॉडल इतना सक्सेसफुल और पीसफुल साबित हुआ कि जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ब्रसल्स को ही चुना। ओके, अब रुक करते हैं अपनी सेकंड केस स्टडी की तरफ, द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। ये अपना पड़ोसी आइलैंड नेशन है और इसकी पॉपुलेशन भी रफली 2 करोड़ है, अगेन अपने हरियाणा के आसपास। लेकिन इस देश ने अपनी डाइवर्सिटी को हैंडल करने का एक बिल्कुल ही अलग और काफी खतरनाक रास्ता चुना। श्रीलंका का डेमोग्राफिक डिवीजन ध्यान से समझिए।
यहाँ 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे, जो कि एक मैसिव मेजॉरिटी थी। तमिल्स सिर्फ 18% थे, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, जो वहीं के नेटिव थे, और 5% इंडियन तमिल्स थे, जिनके एंसेस्टर्स कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से आए थे, और लगभग 7% क्रिश्चियंस थे, जो सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। यहाँ क्लियर था कि सिन्हाला कम्युनिटी का नंबर बहुत बहुत बड़ा था। अब इस ज्योग्राफी को देखिए। जो तमिल कम्युनिटीज थी वो मेनली श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी इस क्लियर मेजॉरिटी का फायदा उठाकर पूरे देश पर अपना डोमिनेशन जमाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि तमिल कम्युनिटी खुद को देश में एलिनेटेड और बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगी। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए कि चीजें खराब कैसे हुईं। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। फिर 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल्स की लैंग्वेज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी एडमिशंस में सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां तक कह दिया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगा। जब तमिल्स ने देखा कि उनके फंडामेंटल राइट्स, उनकी भाषा और कल्चर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो उन्होंने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए। 1980s आते आते उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम यानी अलग स्टेट की डिमांड रख दी, और इसी ने आगे चलकर एक भयानक सिविल वॉर का रूप ले लिया, जो फाइनली 2009 में जाके खत्म हुआ। यहाँ एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है मेजॉरिटेरियनिज्म। ये बात ध्यान से सुनना। ये एक ऐसी सोच है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि वो देश पर जैसे चाहे वैसे रूल कर सकती है और माइनॉरिटी की जरूरतों और उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर सकती है। श्रीलंका ने कंप्लीटली इसी मेजॉरिटेरियनिज्म को अपनाया, जिसका नतीजा पूरे देश के लिए बेहद दर्दनाक और तबाह करने वाला रहा। इन दोनों केस स्टडीज को अगर हम आमने सामने रखकर कंपेयर करें तो एक बहुत ही क्लियर लेसन मिलता है। बेल्जियम ने अकोमोडेशन और पावर शेयरिंग का रास्ता चुना। रिजल्ट, वहां शांति आई और देश आगे बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने डोमिनेशन और मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना। रिजल्ट, हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोग रेफ्यूजीज बन गए और देश सोशल और इकोनॉमिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो बॉटम लाइन ये है कि देश में यूनिटी तभी आती है जब पावर शेयर की जाती है, जबरदस्ती इंपोज नहीं की जाती। आप समझते हैं डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर शेयर कैसे होती है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखते हैं वो 4 तरीके जिनसे एक्चुअल में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच शेयर की जाती है। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करते हैं जहां 3 लोग एक बराबर लेवल पर खड़े हैं। ये 3 हैं लेजिस्लेचर, जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव, जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी, जो लॉज को एनफोर्स करते हैं और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों बिल्कुल सेम लेवल पर हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इंडिया में अपनी पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इस स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम कीवर्ड है दोस्तों, क्योंकि तीनों ऑर्गन सेम लेवल पर हैं, तो हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर नजर रखता है। कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से डिक्टेटरशिप रुकती है और पावर हमेशा एक बढ़िया बैलेंस में रहती है। लेट्स मूव टू द सेकंड फॉर्म, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहां पावर एक सीढ़ी की तरह टॉप से बॉटम तक आती है। सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए होती है। उसके ठीक नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर काम करती है। और क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ एक तीसरा लेवल भी बनाया गया है, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं। इस टॉप टू बॉटम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहां अथॉरिटी वर्टिकली फ्लो करती है। काफी सिंपल और लॉजिकल है। तीसरा तरीका है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। याद है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बात की थी? वो इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पावर को लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के बीच शेयर किया गया था। इंडिया की बात करें तो यहाँ भी वीकर सेक्शंस और रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम बनाया गया है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, इस मेथड से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को पावर में फेयर शेयर मिलता है और वो खुद को सिस्टम से अलग थलग महसूस नहीं करते। चौथा और आखिरी फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स।
देखो, पावर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर नहीं, बाहर से भी कंट्रोल होती है। इलेक्शंस में कंपटीशन से ये इंश्योर होता है कि पावर किसी एक ही पार्टी के हाथ में फिक्स ना हो जाए। कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर अलायंस बनाती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ये एक डायरेक्ट पावर शेयरिंग हुई। इसके अलावा सोसाइटी में ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियंस जैसे प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स भी होते हैं। ये ग्रुप्स डायरेक्टली इलेक्शन तो नहीं लड़ते, बट अपनी मांगों से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ये भी प्रैक्टिकली पावर शेयर ही कर रहे हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, हमारी एग्जाम मिनी गाइड। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, बट उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में परफेक्टली प्रेजेंट करके फुल मार्क्स लाना एक अलग ही लेवल की चीज है। लेट्स लुक एट एग्जैक्टली व्हाट एग्जामिनर्स लव टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। इन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स पर बहुत ध्यान देना है। 2 मार्कर्स में आपसे डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, जैसे मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है या फिर सिविल वॉर से आप क्या समझते हैं। 3 मार्कर्स में एग्जामिनर पक्का प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस का डिफरेंस पूछेंगे, ये इनका फेवरेट है। और 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल से बेटर कोई सवाल नहीं हो सकता। और एक प्रो टिप पक्का याद रखना, सीबीएसई एग्जाम्स में अपने आंसर्स हमेशा क्लियर बुलेट पॉइंट्स में ही लिखने हैं, लंबे पैराग्राफ्स में बिल्कुल नहीं। ये टेबल एग्जाम हॉल के बाहर वाला अल्टीमेट चीट कोड है। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को रिकॉल करने के लिए सिर्फ ये मेमोरी वर्ड्स माइंड में रखने हैं। हॉरिजॉन्टल दिखे तो याद रखना है ऑर्गन्स, जो सेम लेवल पर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल में लेवल्स याद आने चाहिए, टॉप टू बॉटम, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, जिसे फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। सोशल ग्रुप्स की बात हो तो कम्युनिटी वर्ड पकड़ना है, जैसे बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट या इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम। और पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स आए तो कोalitions और अलायंसेस याद रखना है। ये चार्ट दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा ये पावर शेयरिंग का कंप्लीट रिवीजन डन होता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बस ऐसे ही पुश करते रहना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि सबका फायदा हो। और चलते चलते इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज हमेशा याद रखना है, डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब पावर सिर्फ दी नहीं जाती, शेयर भी की जाती है।